नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका द सोशल न्यूज इंडिया में। मैं हूं योगेश। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीबीसी की। बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। दोस्तों, 18 अक्टूबर 1922 को एक निजी कंपनी के रूप में बीबीसी की शुरुआत हुई थी और इस मीडिया संस्थान पर भारत में जो हाल ही में इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई हुई है उसने हंगामा खड़ा कर दिया है। बीबीसी ब्रिटेन का नेशनल ब्रॉडकास्टर है और ये दुनिया की सबसे पुरानी मीडिया कंपनी में से एक है। पूरी दुनिया में बीबीसी के 35,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं और ये 40 भाषाओं में खबरें प्रसारित करता है। दोस्तों, लेकिन आज मेरा मुद्दा यह बीबीसी का इतिहास बताना नहीं है, बल्कि मैं जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं वो है बीबीसी के मामले पर हंगामा। आज बीबीसी को लेकर भारत के कुछ पत्रकारों का एक समूह खासा चिंतित और भावुक नजर आ रहा है। उनकी भावनाओं के इस ज्वार की जो ताजा वजह है वो है बीबीसी के दफ्तरों में आयकर विभाग का सर्वे। दोस्तों, कांग्रेस ने जहां इसको अघोषित आपातकाल कहा है तो वहीं मोदी विरोधी सोशल मीडिया पर सक्रिय खान मार्केट वाले पत्रकारों ने इसे बदले की कार्रवाई करार दे दिया है। फिलहाल तो ये स्टाइलिश पत्रकार दाना पानी लेकर इनकम टैक्स विभाग और सरकार पर चढ़े हुए हैं और अपने विभिन्न तर्कों और कुतर्कों के आधार पर इसे बदले की कार्रवाई के साथ ही घोर आपातकाल वाली स्थिति घोषित करने में अपना पूरा निराशावादी जोर लगा रहे हैं। दोस्तों, इन स्टाइलिश पत्रकारों की माने तो इस वक्त देश में मीडिया का अघोषित आपातकाल चल रहा है। सारे मीडिया समूह केंद्र सरकार की गोद में बैठे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी छिन गई है और सार तो यही है कि कोई हिम्मत वाला टाइप का मीडिया समूह या पत्रकार सरकार के खिलाफ अगर कोई खबर चलाता है या फिर बोलता है तो उस पर बदले की कार्रवाई की जाती है। ठीक वैसे ही जैसे बीबीसी पर इनकम टैक्स के सर्वे हो रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में बीबीसी पर इनकम टैक्स के सर्वे बदले की कार्रवाई से जुड़े हुए हैं? क्या ये कार्रवाई वाकई में बदले की भावना से हो रही है? क्या भारत सरकार वाकई में बीबीसी से इस कदर डरी हुई है? और क्या एक विदेशी मीडिया संस्थान को भारत की एजेंसियों की जांच के दायरे से बाहर कर देना चाहिए? यहां सवाल तो यह भी उठता है कि जो पत्रकार ऐसे आरोप लगा रहे हैं उनके इन आरोपों में सच्चाई कितनी है, और सवाल यह भी कि यदि वाकई में देश का में जो मीडिया का है वो एक अघोषित आपातकाल चल रहा है तो फिर इतने बड़े आरोप ये पत्रकार आखिर खुलकर लगा कैसे पा रहे हैं, क्योंकि देश में तो मीडिया का आपातकाल चल रहा है। इन्हें अपनी बात को रखने की इतनी छूट और आजादी कैसे मिली हुई है, वो भी ऐसी स्थिति में जब देश में मीडिया का आपातकाल चल रहा है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर सक्रिय इन स्टाइलिश विद्वानों की माने तो फिर इनकम टैक्स विभाग को बीबीसी की जांच बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बीबीसी ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक विवादित डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी बीते ही दिनों, और उस डॉक्यूमेंट्री पर काफी विवाद भी हुआ था। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्री आई, ये तमाम मोदी विरोधी पत्रकार एक बार फिर दाना पानी लेकर सक्रिय हो गए और इस डॉक्यूमेंट्री के समर्थन में आ खड़े हुए और इस डॉक्यूमेंट्री को भी वो अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़कर देख रहे थे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के उलट बनी इस डॉक्यूमेंट्री में जो कुछ दिखाया गया है वो देश के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने वाला है। तो क्या भारत में बीबीसी को भारतीय जांच एजेंसियों के दायरे से बाहर करने के साथ ही न्यायपालिका के दायरे से भी बाहर कर देना चाहिए? और क्या ऐसा करने से अभिव्यक्ति की संपूर्ण आजादी बहाल हो जाएगी? क्या बीबीसी को विशेष दर्जा दे देने से देश में जो अघोषित आपातकाल है वो कथित आपातकाल समाप्त हो जाएगा? आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, ये कैसी मांग है जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर एक विशेष दर्जे की मांग की जा रही है? और क्या किसी विदेशी संस्थान के समर्थन में ऐसी कोई मांग करना जायज है? दोस्तों, हैरानी इस बात पर है कि मोदी विरोधी पत्रकारों का एक समूह इस मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्ष की तुलना में अधिक सक्रिय दिख रहा है।
आपातकाल से इसकी तुलना करते वक्त ये विद्वान कुछ आगे निकल जाते हैं और फिर इसकी तुलना हिटलर से करने लगते हैं। ये लोग हिटलर की जीवनी उठाकर इस तरह उदाहरण देने लगते हैं मानो इन्होंने उस तानाशाह की संपूर्ण जीवनी को ही आत्मसात कर दिया हो और इस पुस्तक में ही उनके सभी सवालों के जवाब छिपे हों जिन्हें वे अक्सर तलाशते हैं और आपातकाल की यादों में खो जाते हैं। दोस्तों, दिलचस्प बात तो ये भी है कि अभी तक ना तो स्वयं बीबीसी ने और ना ही ब्रिटेन की सरकार ने भारत में आयकर विभाग के इस सर्वे को आपातकाल जैसा कुछ बताया है और ना ही इसे किसी तरह की बदले की कार्रवाई के रूप में देखा है, बल्कि बीबीसी ने तो बयान जारी करके ये कहा है कि वो आयकर विभाग का पूरा सहयोग कर रहे हैं और हालात को बेहतर होने की उम्मीद करते हैं। ऐसे में बीबीसी के इस बेगाने सर्वे में ये विद्वान क्यों दीवाने बने फिर रहे हैं? ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली कहावत के चरितार्थ होने जैसा है। कुछ दिन पहले ब्रिटेन की संसद में वहां के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने जब बीबीसी की इस विवादित डॉक्यूमेंट्री के प्रति अपनी असहमति जताई थी तो मोदी विरोधी पत्रकारों के इस समूह को खासी बेचैनी महसूस होने लगी थी। तो क्या वही बेचैनी अब इस तरह से निकलकर सामने आ रही है कि बिना निमंत्रण के ही ये विद्वान बीबीसी की बारात में जा पहुंचे हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले इस सर्वे की पृष्ठभूमि की जांच कर लेते हैं। सरकार का कहना है कि बीबीसी पर आयकर विभाग का ये जो सर्वे है ये एक रूटीन कार्रवाई ही है और बीबीसी को लंबे समय से नोटिस दिए जा रहे थे। बीबीसी पर भारत सरकार की किसी संस्था की ये पहली कार्रवाई भी नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी कई सरकारों ने बीबीसी के खिलाफ कानून के उल्लंघन पर कार्रवाई की है और सबसे बड़ा एक्शन तो बीबीसी पर कांग्रेस की इंदिरा सरकार के समय लिया गया था, जो 70 के दशक में लिया गया था और बीबीसी पर बैन लगा दिया गया था। दिल्ली दफ्तर बीबीसी का लंबे समय तक बंद रहा और कुछ वर्षों के बाद यानी सन 1972 में बीबीसी से ये बैन हटाया गया। तब भारत में बीबीसी का प्रसारण एक बार फिर संभव हो सका था। दोस्तों, अब आते हैं कांग्रेस की मनमोहन सरकार के वक्त। कांग्रेस की मनमोहन सरकार के जमाने में भी बीबीसी पर सरकार ने कड़ा एक्शन लिया था। साल 2008 में बीबीसी ने अपने एक शो में भारत में एक वर्कशॉप में काम करने वाले बाल श्रमिकों की तस्वीर दिखाई थी। बीबीसी के इस शो पर काफी हंगामा हुआ था और सरकार ने जब जांच की तो बीबीसी के फुटेज फर्जी पाए गए थे। दोस्तों, केवल सरकार ही नहीं बल्कि माननीय न्यायपालिका भी इस पर अपना फैसला दे चुकी है। 20 मार्च 2015 को दिल्ली हाईकोर्ट ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन करने का फैसला सही ठहराया था। दरअसल इसमें निर्भया के दोषी मुकेश सिंह को दिखाया गया था और इसलिए इसे इंटरनेट पर पब्लिश करने से रोक दिया गया था। साल 2017 में भी बीबीसी न्यूज ने जंगली जानवरों के शिकार से जुड़ी हुई एक डॉक्यूमेंट्री जारी की थी। इससे भारत की इमेज पर गहरा असर पड़ा था और इसके बाद सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाने का फैसला लिया था। दोस्तों, बीबीसी का भारत के साथ टकराव का जो इतिहास है वो आजादी से पहले तक जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज बीबीसी के जरिए भारत की आजादी की आकांक्षाओं को दबाने की भरपूर कोशिश करते थे। अंग्रेजों की ये चालाकी सुभाष चंद्र बोस से न छिप सकी और बीबीसी को टक्कर देने के लिए वो आजाद हिंद रेडियो लेकर आए थे। दोस्तों, इस बीच बीबीसी के खिलाफ आयकर विभाग के सर्वे अभियान के बीच अमेरिका ने एक बड़ा बयान जारी किया है और ये बयान भारत के कुछ स्टाइलिश पत्रकारों को थोड़ा
परेशान कर सकता है, उन्हें थोड़ा निराश कर सकता है, क्योंकि अमेरिका ने आयकर के इस सर्वे को बीबीसी पर बदले की कार्रवाई मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया है। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि कुछ पत्रकार और विद्वान जो इसे छापे की कार्रवाई बताते हुए आपातकाल के रूप में प्रचारित कर रहे हैं, वो असल में गलत जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि बीबीसी पर यह कार्रवाई आयकर विभाग का सर्वे है, ना कि छापा। या तो इन पत्रकारों को आयकर विभाग के सर्वे और छापे में अंतर नहीं पता, या फिर ये विद्वान जानबूझकर सोच समझकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। इसलिए यहां पर यह जान लेना भी जरूरी है कि बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर आयकर विभाग ने जो सर्वे किया है वो क्या है और इसके पीछे कारण क्या है। दोस्तों, बीबीसी पर आरोप है कि इसने ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स का जानबूझकर उल्लंघन किया है और इसमें मुनाफों में बड़े पैमाने पर बदलाव भी किए हैं। एजेंसी का कहना है कि बीबीसी कई वर्षों से नियमों का पालन नहीं कर रहा है, जिसको लेकर उसको नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। इन सब के बावजूद बीबीसी ने ये उल्लंघन जारी रखा और कहा गया है कि इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य अनाधिकृत मुनाफों के लिए कीमतों में हेराफेरी की जांच करना है। दोस्तों, ऐसे में फिर सवाल ये उठता है कि आयकर विभाग का सर्वे आखिर क्या होता है। आयकर विभाग के अधिकारी छिपी या फिर अघोषित संपत्ति के लिए सर्वे करते हैं। कार्रवाई का जो मुख्य उद्देश्य है वो सूचना इकट्ठा करना होता है। यानी आयकर विभाग जब सर्वे करता है तो वो असल में सूचना इकट्ठी करता है। आयकर विभाग को सर्वे की ये जो शक्ति है वो आयकर अधिनियम की धारा 133A से मिलती है और सर्वे में ये भी पता लगाया जाता है कि किसी व्यक्ति या व्यवसाय ने अपने खातों की पुस्तकों यानी कि अकाउंट्स बुक की जानकारी को कैसे प्रदर्शित किया है, अकाउंट बुक्स को ठीक तरीके से बनाकर रखा हुआ है या फिर नहीं। तो दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि सर्वे और छापेमारी क्या ये दोनों अलग होते हैं, इनमें आखिर क्या अंतर है। सर्वे और छापेमारी दोनों दो अलग अलग कार्रवाइयां होती हैं। सर्वे तलाशी अभियान का एक हल्का रूप है और सर्वे का जो उद्देश्य होता है वो जानकारी प्राप्त करना होता है, जैसा कि हमने अभी बात की। लेकिन तलाशी या छापेमारी के दौरान सामान्यतः अघोषित संपत्ति और इसके लेन देन से संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाया जाता है। साथ ही ये जो सर्वे होते हैं ये काम करने वाले घंटों यानी बिजनेस आवर्स के दौरान किए जा सकते हैं, जबकि छापेमारी उसके लिए कोई निश्चित समय नहीं होता। छापेमारी के दौरान अघोषित संपत्ति को जब्त करने की अनुमति होती है और असहयोग की स्थिति में अधिकारी कोई भी दस्तावेज ले सकते हैं, कोई भी दरवाजा या खिड़की तोड़ सकते हैं, लेकिन सर्वे के दौरान ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता है। पूरी प्रक्रिया के लिए पुलिस अधिकारियों या केंद्र सरकार के किसी अन्य अधिकारी की मदद ली जा सकती है। अब ये भी जान लेते हैं कि ट्रांसफर प्राइसिंग आखिर क्या होती है, जिसका बीबीसी पर आरोप है। जब एक पक्ष किसी कीमत पर वस्तु या सेवाओं को स्थानांतरित करता है, उस कीमत को ट्रांसफर प्राइसिंग या हस्तांतरण मूल्य कहते हैं। हालांकि ये मनमाना, पूर्व निर्धारित या बाजार की कीमतों से अलग हो सकता है। आसान शब्दों में कहें तो ट्रांसफर प्राइसिंग यानी दो कारोबारी संस्थाओं के बीच वस्तुओं, सेवाओं और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण यानी उसके ट्रांसफर से जुड़ी हुई कीमत को दर्शाता है। अब इसे एक साधारण उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण के तौर पर एक कंपनी है एक्स और वो 10 रुपए की एक वस्तु को खरीदती है और इससे अपनी एक संबद्ध कंपनी वाई को, जो दूसरे देश में काम करती है, वहां पर दूसरे देश में 20 रुपए में बेच देती है। हालांकि वाई कंपनी उसी वस्तु को खुले बाजार में 40 रुपए में बेचती है। यदि एक्स ने उसे सीधे बेचा होता तो उसे 30 रुपए का मुनाफा होता। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि वस्तु को वाई के जरिए बेचने पर एक्स को केवल 10 रुपए का ही मुनाफा मिला। एक्स और वाई के बीच लेन देन तो हुआ, लेकिन ये बाजार के द्वारा नियंत्रित नहीं है। इस तरह से 20 रुपए का जो मुनाफा है वो वाई कंपनी के देश में
हस्तांतरित कर दिया जाता है। यानी वो मुनाफा एक्स कंपनी जिस देश में काम कर रही थी उस देश को नहीं मिला और वो मुनाफा मिला वाई कंपनी के देश को। तो वस्तु को एक कीमत यानी कि ट्रांसफर प्राइसिंग पर हस्तांतरित किया जाता है जो बाजार मूल्य पर न होकर मनमाना होता है, यानी कि पूर्व निर्धारित होता है। यही है ट्रांसफर प्राइसिंग, यानी कि जो ट्रांसफर प्राइसिंग है वो उस देश में जिसमें वो कंपनी काम कर रही है वहां तो नुकसान पहुंचाती है आयकर विभाग को, और जिस देश में उसकी सहयोगी कंपनी काम कर रही है उस देश को वो प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाता है, उसको ये फायदा पहुंचाती है। और कुछ ऐसा ही आरोप है बीबीसी के ऊपर। अब देखना दिलचस्प होगा कि आयकर के सर्वे में क्या क्या चीजें निकल कर सामने आती हैं और क्या क्या अनियमितताएं देखने में सामने आती हैं। लेकिन इतना तो तय है कि आयकर विभाग के सर्वे से एक तरीके से खलबली मची हुई है उन पत्रकारों में जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के रिलीज से इसे जोड़कर देख रहे हैं और इसे अघोषित आपातकाल बता रहे हैं। कांग्रेस भी हमलावर है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीबीसी पर जो आयकर विभाग के ये ताज़ा छापे हैं ये आगे और क्या नई जानकारियां लेकर सामने आते हैं, और विपक्ष के साथ ही ये जो मोदी विरोधी पत्रकारों का समूह है वो आगे और किस तरह से हमलावर होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हमारा ये वीडियो विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।